हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है काफ़ी, और इसकी अगर हम परसेंटेज लेके चले तो इसकी जो परसेंटेज है सीबीएसई में और दोनों नीट में भी इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर देखा जाए तो हर साल अराउंड 6 to 10 क्वेश्चंस आते ही हैं इस चैप्टर में से। तो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये। यूजुअली स्टूडेंट्स को इसी चैप्टर में डाउट्स होते हैं, तो इस चैप्टर को मैं बहुत सिंप्लीफाई मैनर में बच्चों को समझाने वाली हूँ। तो अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए एंड आरएनए के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स जो कि बताते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विल डू एक्सपेरिमेंट्स हियर। देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, रेप्लिकेट करता है, वो उसका पूरा प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। देन इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए आरएनए में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द जेनेटिक कोड हेयर। उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एंड देन इन द लास्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आपको स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस में ही इन वीडियोस को देखना है अगर आपको समझना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी फॉर्म में। आपको अगर ये चैप्टर को समझना है तो आपको एक एक वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो तो हमारे जितने भी हमारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जितने भी हमारे इंटरनल फीचर्स हैं, आइज़ का कलर है, नोज़ है, ईयर्स हैं, उसके बाद स्किन कलर है, जितने भी आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, और जितने भी इंटरनल फीचर्स हैं, जितने भी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं जीन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल आपका, राइट, ठीक है। सो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, आपके एक्सटर्नल फीचर्स, आपके इंटरनल फीचर्स, एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय नॉट जस्ट ह्यूमन्स बॉडी, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनकी सबके जो फीचर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कुड इट बी योर कलर, योर स्किन कलर, योर हेयर, ओके, योर आई कलर, आई का शेप कैसा है, एवरीथिंग, एवरी बिट थिंग, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर होती है? इनकी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है। और जेनेटिक मटेरियल ही ऐसी चीज़ है जिससे जो आपके ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जो आपके ट्रेट्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल हियर? व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके ट्रेट्स को इनहेरिट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल? सब्सटेंस which controls the inheritance of traits from one generation to the other. So this is the definition of the genetic material.
ऑल राइट। तो अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट सब बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, राइट। वन इज़ डीएनए एंड वन इज़ आरएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं? अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ डीऑक्सी राइबो nucleic acid. And what is RNA? RNA is ribonucleic acid, ठीक है। सो डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट all organism, almost, okay. So you can say DNA is the genetic material in abundant of organisms. There are some organisms जिनके अंदर RNA genetic material होता है, but most of the organisms they have DNA as the genetic material, क्योंकि जो DNA होता है वो ज़्यादा stable होता है RNA से। वो हम अभी स्टडी करेंगे आगे जाके, मैं आपको बताऊँगी क्यों, क्या रीज़न है कि DNA ज़्यादा स्टेबल है RNA से, ठीक है। तो डीएनए जो है इट इज़ मोर स्टेबल, सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो यू कैन से दैट डीएनए इज़ द genetic material for the majority of organisms, all right. So because of its stability, ये ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि वायरसेस हैं कुछ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं था, स्टार्टिंग से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं था, पहले इसको बोला जाता था न्यूक्लिन, ओके। सो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसने ऑब्ज़र्व किया था? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को किसने ऑब्ज़र्व किया था? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम फ्रेडरिक मिशर। सो इन 1969 he observed nucleic acid for the first time in pus cells. He observed nucleic acid for the first time in pus cells, and he named it as nuclein. So he named it as न्यूक्लिन, ठीक है। तो पहले इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था, किसने रखा था? फ्रेडरिक मिशर ने रखा था नाम। रिमेंबर दिस, फ्रेडरिक मिशर। यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आ सकते हैं, तो आपको एक एक चीज़ याद रखनी है, ईयर, साइंटिस्ट नेम, सब कुछ। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो
फ्रेडरिक मिशर के बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड ऑल्टमैन. ऑल्टमैन ही एक्चुअली फाउंड कि जो न्यूक्लियन है इट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो इसीलिए इसने न्यूक्लियन का नाम किस में चेंज कर दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया इसका नाम, because he found out that nuclein to be acidic in nature, so he named it as nucleic acid. So he named it as nucleic acid. Now we will discuss few scientists जिन्होंने ऑल्टमैन के बाद काफ़ी स्टडीज़ की न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के ऊपर. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. Rosalind Franklin. she was a chemist. ये केमिस्ट थी और इन्होंने क्या देखा, जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसे बना है. न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, राइट. न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ अ पॉलीमर. पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इट इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो जुड़ के एक चेन बना लेते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं. उसी तरह न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो जैसे अगर आप देखें तो एक नेकलेस के अंदर बीड्स लगे होते हैं, ठीक है, बीड्स. सपोज अ नेकलेस इज़ मेड अप ऑफ अ बीड्स, राइट. So these beads are the nucleotides and the chain it forms is nucleic acid. So nucleic acid is made up of many nucleotides. It is made up of many nucleotides, or you can say the chain of nucleotide is known as nucleic acid. ठीक है. तो जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, इन्होंने क्या देखा विद हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी. रोजालिंड फ्रैंकलिन ने विद हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी क्या देखा, उसने न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट देखा न्यूक्लिक एसिड के अंदर कि किस तरह से अरेंज्ड है. न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट कैसी है, सर्कुलर है, स्पाइरल है या फिर हेलिकल है, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर. तो रोजालिंड ने क्या देखा, शी सॉ द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड with the help of X-ray crystallography. So there was one more scientist named as MHF Wilkins. जिसने कंट्रीब्यूट किया रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ. MHF विल्किंस ने भी देखा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर. तो इन दोनों ने इस चीज़ पर काम किया. उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, देयर वर टू मोर साइंटिस्ट नेम्ड एज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक.
इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो पिक्चर्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आई, ठीक है। सो रोजलिंड और विल्किंस की जो फ़ोटोग्राफ्स थी विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंदर अरेंजमेंट्स दिख रही थी न्यूक्लियोटाइड की, तो उन फोटोग्राफ्स, उन पिक्चर्स के ऊपर वॉटसन एंड क्रिक ने काम किया। उन्होंने फर्दर देखा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं। ऑल राइट, so based on the photographs of the Rosalind and Wilkins, they both, Watson and Crick, they studied the three-dimensional structure of the DNA. They studied three-dimensional structure of DNA. और finally इन दोनों ने प्रपोज किया double helical structure of DNA in 1953. So they proposed double helix structure of DNA in 1953. और इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इन तीनों साइंटिस्ट को, MHF विल्किंस, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को, बिकॉज एट दैट टाइम रोजालिंड जो थी, शी वॉज नॉट अलाइव, शी वॉज डेड, ओके, शी डाइड ड्यू टू कैंसर. सो दैट इज़ वाई these three scientists, they were awarded Nobel Prize for this. So they awarded Nobel Prize for their discovery. Okay, so they got their prize in 1962. All right. So this is all about the introduction of this chapter. So I introduced the history of this chapter. Now in the next class we will discuss about the nucleic acid and its structure, that how a nucleic acid is made. Okay, so we will discuss this in the next lecture.